नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। जैसा कि साथियों कल ही मैंने जो वीडियो किया था उसमें कहा था कि ये एक तरीके से फुल प्रिपेयर्ड जो है ये हमला नहीं था, ये शायद गलती से हो गया हमला था। अच्छा, इसकी पुष्टि अब हमारी एजेंसियों ने भी कर दी है और उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की आशंकाएं जाहिर की हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि यह जो विस्फोट हुआ यह आत्मघाती विस्फोट नहीं था, यह हमला प्रिपेयर करके नहीं किया गया था। साथ ही जो पाकिस्तान है उसके अंदर भी एक उसकी जो कोर्ट है उसके अंदर में ब्लास्ट हुआ, वो आत्मघाती ब्लास्ट था, जिसकी ब्लास्ट होने के साथ ही उसने जिम्मेदारी डाल दी कि भारत ने जो है कि ये ब्लास्ट कराया है उसके अंदर। और वो भी कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं बोला, एक गैर जिम्मेदार, मतलब अगर पाकिस्तान के हिसाब से कहा तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वहां के प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन इन गधों के पास तो नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं है, सेंस नाम का तो कुछ है नहीं। भारत अभी तक इसको आतंकवादी हमला जो है वो डिक्लेयर नहीं किया था, अभी तक उसकी कड़ी से कड़ी जोड़कर उसको सारी चीजें प्रिपेयर करके, क्योंकि हम लोग बिना सबूत के कुछ नहीं कहते हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ तो उस समय जब सबूत थे हमारे पास, उसके बाद हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक वगैरह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। लेकिन इन लोगों को इन सब सारी चीजों से कोई मतलब है नहीं। तर्क क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, ये सब का आता पता नहीं, मुंह से जितना बड़बड़ा देना है तो वो बड़बड़ा देता है। तो इसने कहा था कि भारत ने यह हमला कराया, जिसके ऊपर भारत ने भी यहाँ पर इसके ऊपर पलटवार किया है। आइए आपको सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं। उससे पहले साथियों आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो भी खबरें आती हैं, कल भी जो मैंने लेकर आया था उसमें फुल प्रूफ सारी चीजें एकदम जब क्लियरिफाई हो गई थी तो उसके बाद ही आप तक जो है कि वीडियो को पहुंचाया था, क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो एकदम सही चीज हो वही आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ पर न्यूज बनती है कि रेड फोर्ट कार ब्लास्ट नॉट सुसाइड अटैक, बॉम्ब वाजंट फुली डेवलप्ड सोर्सेस, यानी कि जो बॉम्ब था वो फुली डेवलप्ड नहीं था। इसका अर्थ क्या है, देखिए पहली बात कि अगर इस कार को ब्लास्ट करना हुआ होता तो जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था तो कार को ले आकर वो क्या किया था कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों का जो बस था उसके अंदर वो मतलब लड़ा दिया था उसके अंदर। तो ये वाला जो कंडीशन था, उस कंडीशन में मैक्सिमम होता क्या कि जो मतलब विस्फोटक चीज होता है उसको ऐसी जगह प्लांट किया जाता है, मैक्सिमम इंजन के साइड में प्लांट किया जाता है, कुछ इस तरीके से किया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर पिछली सीट पर मिला था, और जो ये बॉम्ब था इसके अंदर जो टाइमर वगैरह था वो पूरा अच्छे तरीके से नहीं लगाया गया था, या फिर कुछ उस तरीके का नहीं था। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति था उसके बारे में भी डिटेल निकल कर आई है, क्योंकि जो हमारी न्यूज एजेंसियां हैं, मतलब जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, मीडिया चैनल वाले, वो उस व्यक्ति के घर तक पहुंचे और उस व्यक्ति के घर पहुंचने के बाद चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई कि उनको पता ही नहीं था कि उनका लड़का इस तरीके के काम कर रहा है। उन्होंने कहा था, आगे मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक इसी में होगा वो आगे, उसमें उनके घर वाले कहे कि हमको तो पता ही नहीं था, ये तो मतलब क्रिकेट फैन था, क्रिकेट खेलना इसको पसंद था, ये उसके लिए दिल्ली वगैरह गया था और बहुत ही रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तो इस तरीके की चीजों के बारे में उनको 1% भी मतलब कि ये पता नहीं था कि इस तरीके से उनका लड़का करा है। इसीलिए भारत की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी सरकारें, हमारी आर्मी है, वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहती रहती है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखिए, क्योंकि देखिए बच्चे गरम खून है, मतलब नया खून है, उनके अंदर कुछ भी ये लोग क्या करते हैं आतंकवादी कि उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद उनके अंदर भारत के प्रति नेगेटिव चीजें फैला देते हैं और उसी का नतीजा ये सारी चीजें निकल कर आती है। तो ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिली और सामने निकल कर आई। साथियों बता दें, आपको ये सारी चीजें पता ही है कि कब ये जो चीज हुई थी, कहाँ हुआ था। ये पहले जो है इस सुनहरी मस्जिद के पास करीबन 2 घंटे तक ये गाड़ी इसकी पार्क थी, उसके बाद ये इधर लेकर आया और उसके बाद यहाँ से यू टर्न लेता हुआ, और यहाँ पर रेड लाइट था और इसके वजह से जब यहाँ पे ये रुका तो यहीं पर इसकी जो कार है वो ब्लास्ट हो गई। अब वो जानबूझकर खुद से ब्लास्ट किया या फिर टेक्निकल फॉल्ट से ब्लास्ट हुआ, ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। देखिए यहाँ पर यह भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फरीदाबाद में जो है कि इसके कई साथी पकड़े गए थे। अच्छा, जो 350
किलो आरडीएक्स की बात चल रही थी, वो आरडीएक्स नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट था। साथ में उसके बाद 2900 किलो और जो है कि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर और पकड़ा गया था। अमोनियम नाइट्रेट का यूज क्या होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट के यूज से एक अहम पार्ट है आरडीएक्स को बनाने के लिए। और 350 किलो अगर आरडीएक्स होता तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचिए कि आई थिंक करीबन 80 किलो के आसपास यहाँ पर यूज किया गया था जब पुलवामा में अटैक हुआ था उस समय। और साथियों अगर ये जिस जगह पे मतलब अटैक हुआ और अगर ये मतलब पूरे तरीके से प्रिपेयर बॉम्ब रहा होता तो जिस जगह ये फटता ना, वहां की जो सड़कें थी वहां पर गड्ढा हो जाता, कुछ मीटर गड्ढा होता या फिर कुछ दिखाई नहीं देता, उस तरीके का सिनेरियो नहीं क्रिएट हो रहा था। इसके वजह से ये सारी जो है कि यहाँ पर चीजें लोग समझ रहे हैं कि ये जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड जो है कि बॉम्ब यहाँ पर नहीं था। अब साथियों प्रारंभिक अनुमान मैंने आपको बता दिया कि यह जो है विस्फोट की जो प्रकृति है यह एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रकृति के निकट होने का कारण शुरुआती रिपोर्ट में एक संदिग्ध फिदायनी यानी कि आत्मघाती या वाहन जनित आईडी हमले की ओर इशारा किया गया था, लेकिन मामला गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत यह जो है कि दर्ज किया गया है, वहीं केंद्रीय आतंकवाद रोकथाम एजेंसियों को सौंप दिया गया है। विस्फोट के समय पे जो है स्थान और तीव्रता को देखते हुए जो शुरुआती मीडिया और खुफिया चर्चाओं से इसे जो फरीदाबाद और जो जम्मू कश्मीर से संचालित एक बड़े आतंकी मॉड्यूल की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। यानी कि जो ये सारी चीजें पकड़ी गई उन सभी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब ये लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे भारत के अंदर, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां और जितने भी लोग हैं, जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसियां हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस तरीके से सारे जो भी इनके मतलब जो इंटेलिजेंस था उसके आधार पर सारी चीजें तो पकड़ ली, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और ये यहाँ पर विस्फोट हो गया। अब साथियों बात करें इस व्यक्ति की जो उस कार में था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी यहाँ पर कवर हुआ था, इसकी बात करें तो देखिए यह है उमर उन नबी, एक डॉक्टर है जो कि यह दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर बनकर आया था। साथियों इन्वेस्टिगेशन में जब मतलब कि इसके यहाँ पहुंचा गया इसके घर पर, तो जो मैंने चीजें आपको बताई वो सारी चीजें यहाँ पर कही गई इसके लिए कि यह जो है उस तरीके का व्यक्ति नहीं था। साथियों जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के संबूरा निवासी मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के माता पिता समेत परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नबी सोमवार को 10 नवंबर 2025 को शाम को लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी कार चला रहे थे। विस्फोटक से कुछ मिनट पहले ही 13 नागरिक विस्फोट के कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर 13 नागरिक आप सभी को पता है मारे गए थे विस्फोट के बाद। और अधिकारियों ने कहा कि पहचान स्थापित करने के लिए परिवार के सदस्यों की डीएनए नमूने का मृत कार चालक के डीएनए नमूने से मिलान किया जाएगा। यानी कि जब अब ये तो बचा नहीं होगा, आप सभी को पता है जब विस्फोट हुआ और अन्य लोग मरे तो जो कार चला रहा था वो तो बचने का कोई चांस है नहीं, और या फिर उसका कुछ ऐसा फेस वगैरह बचे कि उसकी पहचान हो पाए। तो इसके लिए डीएनए की जांच की गई और डीएनए के जांच से मिलान किया गया कि हाँ ये वही है या फिर कोई और। उसके माता पिता से पूछताछ की गई, उनके डीएनए सैंपल्स को मैच करा गया, तो बाद में ये पुष्टि हुई कि हाँ ये वही है। साथियों पुलवामा के डॉक्टर नबी के 2 मंजिला घर पर परिवार ने दिल्ली विस्फोट में उनकी जो कथित भूमिका थी उस पर आश्चर्य और अविश्वास व्यक्त किया। परिवार का कहना है कि डॉक्टर नबी एक धार्मिक और उत्साही क्रिकेटर था जो पिछले साल मार्च में दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और परिवार के को कार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि जो कार वो ड्राइव कर रहा था उसके बारे में किसी परिवार के लोगों को पता ही नहीं है। साथियों डॉक्टर नबी की जो भाभी हैं उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक पुरानी कार है, वह फरीदाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। इससे पहले वह जो अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के तौर पर कार्यरत थे। वह कम बोलते थे और हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि उनके परिजन जो हैं वो उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें। और पिछले शुक्रवार को उनसे बात की थी, उन्होंने खुलकर बात की। सोच भी नहीं सकता कि किसी चीज में शामिल हो सकते हैं। यानी कि सोचिए कि कितना डेडली या फिर कितना खतरनाक ये माइंड वॉश है। परिवार वालों से बात करता है व्यक्ति
और उसके बाद भी उनको भनक तक नहीं लगने दे सकता है, या फिर लगा कि ये इस तरीके की जो प्लानिंग है वो कर रहा है, या इस तरीके का इसके साथ जो है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, अब साथियों बात करें कि जांच में बदलाव क्या हुआ, आत्मघाती हमले की जो आकस्मिक विस्फोट तक की बात क्या है। तो देखिए, जैसे ही फॉरेंसिक टीम और खुफिया इकाइयां सबूतों को एक साथ जोड़ रही थी, तो कई विसंगतियां यहां पर सामने आई। जैसे कि एक पेशेवर आत्मघाती बम विस्फोट के सिद्धांत का खंडन करती है, यानी कि अगर कोई इस तरीके से जिसको सुसाइड बॉम्बिंग ही करना होता है, यह उस तरीके से नहीं था। साथियों, पहला तो विस्फोट स्थल पर कोई गड्ढा नहीं हुआ। देखिए, जब भी इस तरीके का बॉम्बिंग होता है तो वहां पर गड्ढा हो जाता है कुछ मीटर तक रोड वगैरह पे, और वो सारी चीजें जो होती हैं वो गड्ढा बनाती हैं। उसके बाद जो है कि ये देखने को मिलता है अगर सुसाइड बॉम्बिंग होती है तो, लेकिन ये यहाँ पर नहीं था, किसी भी प्रकार का गड्ढा वहां पर देखने को नहीं मिला। साथ ही जो लोग ज्यादा इंजर्ड हुए या फिर जिन लोगों की डेथ हुई, वो डेथ इस वजह से हुई, बॉम्ब के फटने के वजह से नहीं, वो इस वजह से हुई कि वो लोग जल गए। मतलब जो और व्हीकल्स थे उनमें आग लग गई और उसके वजह से वो लोग जल कर यहाँ पर मर गए। तो जलने के वजह से ज्यादा डेथ हुई, ना कि इस बॉम्बिंग के वजह से। दूसरा, जो छर्रे या फिर धातु के टुकड़ों की अनुपस्थिति थी, यानी कि फॉरेंसिक जो रोग विज्ञानों की बात माने तो पीड़ितों को जलने और कुंद आघात की चोटें थी, लेकिन कोई छर्रे, कोई घाव नहीं थे। और जो अधिकतम हताहत के लिए डिजाइन किए गए आईडी में विशिष्ट होती है, यानी कि उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब वो फटे तो कुछ छर्रे, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो व्यक्ति के मतलब बॉडी में जाकर धंसे, लेकिन इसमें उस तरीके का कुछ भी नहीं था। ये मतलब लोग सिर्फ जले थे या कूदे भागे थे तो उसके वजह से चोटिल हुए या फिर जो है कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ छर्रा वगैरह नहीं मिला था। तीसरी चीज की जो यह बम है वो अधूरा था, यानी कि ये जो बम है यह अधूरा बम उपकरण था। खुफिया सूत्रों ने पुष्टि की है कि कार के अवशेष में पाया गया जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है आईडी, यह पूरी तरह से असेंबल नहीं किया गया था। जो डेटोनेटर और जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है वो ठीक से जुड़ा नहीं था, जो एक अधूरे या फिर अस्थिर उपकरण का संकेत देता है, यानी कि यह पूरी तरीके से प्रिपेयर बॉम्ब नहीं था। अब साथियों बात करें चौथा कि मतलब क्या यह वजह हो सकती है, तो देखिए, घबराहट या फिर गलत तरीके से किया गया यह विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर अब घबराहट हो गई होगी कि फरीदाबाद में इसके कितने साथी पकड़े गए थे। अब इसको भी टेंशन हो गया होगा कि कहीं मैं भी ना पकड़ा जाऊं, तो हो सकता है ये इसके वजह से इसको या तो छोड़ना चाहता हो या फिर यह जो है कि जल्द से जल्द इसको विस्फोट करना चाहता हो। साथियों, विस्फोट की वजह से जांचकर्ताओं ने उनका मानना है कि जो विस्फोट दुर्घटनावश या फिर घबराहट से हुआ है, हो सकता है कि मॉड्यूल के सदस्य विस्फोट को ले जा रहे हों और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में छापामारी के बाद उनके नेटवर्क उजागर हो गया और उन्होंने समय से पहले ही जो है कि इसका विस्फोट कर दिया। पांचवा है कि द्वितीयक विस्फोट या फिर समन्वित हमले का अभाव, यानी कि ऐसा देखा गया है कि जब एक जगह हमला होता है या विस्फोट होता है तो उसके बाद में फिर इन लोगों का प्लान बी होता है कि दूसरी जगह भी करना है, लेकिन इस हमले के बाद ऐसा कुछ नहीं देखा गया और यह सिर्फ एक ही हमला होकर यहाँ पर रह गया। तो ये सारी चीजें हैं। साथियों, बात करें अगर फॉरेंसिक और तकनीकी निष्कर्ष की, तो देखिए, विस्फोट की जो संरचना है वो प्रारंभिक परीक्षणों से सैन्य ग्रेड आरडीएक्स या फिर जो पीईटीएन होता है उसके बजाय एएनएफओ यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल है उनका मिश्रण था, यानी कि इसके अंदर आरडीएक्स नहीं था, नहीं तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक होता। इसमें सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन का तेल था, जो एक निम्न स्तर का विस्फोटक यौगिक का संभावित उपयोग जो है कि यह प्रतीत होता है। वहीं विस्फोट के स्वरूप की बात करें तो विस्फोट से विखंडन क्षति की तुलना में आग अधिक क्षति हुई, जो एक दहन भारी घटना का संकेत देता है, यानी कि यहाँ लोग विस्फोट के वजह से कम मरे, उस बॉम्ब के डायरेक्ट अटैक से कम मरे, जलने की वजह से ज्यादा मरे। डेटोनेटर और जो वायरिंग है अगर उसको देखें तो फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पाया कि वायरिंग पिछले आतंकवादी हमलों में इस्तेमाल किए जा रहे मानक आईडी सेटअप के अनुरूप नहीं थी, यानी कि जो पिछले हमलों में यूज की गई थी उसके हिसाब से यह जो है कि वायरिंग यहाँ पर नहीं थी। वहीं जो बॉल बेयरिंग और जो छर्रे का अभाव था यहाँ पर, यानी कि आमतौर पर
जो यहाँ पर मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये घटना स्थल पर बरामद नहीं हुए। यानी कि सब आतंकवादी क्या करते हैं कि बॉम्ब से फटेगा तो जो नुकसान होगा होगा, साथ ही उसमें छर्रा या फिर कुछ इस तरीके की नुकीली चीजें डाल देते हैं ताकि वो जब ब्लास्ट हो तो दूर तक जाए और जो दूर खड़े व्यक्ति है जो उस बॉम्ब के कवर में नहीं आएगा उसके ऊपर ये जो छर्रे वगैरह हैं उससे जो है कि उसको नुकसान हो। ठीक है साथियों, बात करें कि जांच का सिलसिला और गिरफ्तारियों का, तो देखिए फरीदाबाद के कनेक्शन, यानी कि फरीदाबाद में एक समांतर आतंकी मॉड्यूल पहले से ही जांच के दायरे में था और उस दिन की शुरुआत में पुलिस ने उसी समूह से जुड़े एक किराए की संपत्ति से 20 टाइमर, एक राइफल और 12 सूटकेस जो है कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक रसायन यहाँ पर बरामद किए थे। यानी कि फरीदाबाद में जो छापामारी हुई थी उसमें 20 टाइमर पकड़े गए थे, जो टाइमर बनाने के लिए टाइमर यूज होता है जो आप लोग देखते होंगे टिक टिक करता है, तो वो पकड़ा गया। एक राइफल था और 12 सूटकेस थे जिसमें बड़ी मात्रा में जो विस्फोट के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो थे उसमें। वहीं दूसरा संदिग्ध नेटवर्क की बात करें तो लाल किले वाली कार कथित तौर पर कट्टरपंथ और आतंकवादी वित्तीय पोषण की जांच के तहत जम्मू कश्मीर स्थित एक डॉक्टर से जुड़ी थी। वहीं जांचकर्ताओं ने जैसे मोहम्मद या इसके जो ऑफशूट से संबंधित संदेह हैं, हालांकि अभी तक कोई भी निर्णायक सबूत स्थापित यहाँ पर नहीं हुआ है। यानी कि ये कार किसके पास थी, किसके नाम पर थी, तो वो सारी चीजें मैंने कल भी वीडियोज में बताई थी कि सबसे पहले इसको गुरुग्राम में खरीदा गया था, कोई मुस्लिम व्यक्ति ही था उसके द्वारा। उसके बाद तारिक नाम के एक पुलवामा के व्यक्ति को बेचा गया था। उसके बाद उस तारिक ने इस डॉक्टर को बेचा था, यह भी जो है कि पुलवामा का ही था। तो इस तरीके से कार की जो है कि यहाँ पर बेच और खरीदी का काम हुआ था। अब साथियों बात करें कि वाहन की टेस्टिंग और सीसीटीवी की, तो देखिए दिल्ली से फरीदाबाद तक 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया है। कार को चांदनी चौक और दरियागंज होते हुए मेट्रो गेट के पास रुकते देखा गया है। वहीं जो मालिकाना रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह कार जो है कि पहले कई मालिक थे इसके, यानी कि इसको कई बार बेचा गया है। वहीं अगर डिजिटल फॉरेंसिक संबंध की बात करें तो जांचकर्ता बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए फोन रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और फिर होटल बुकिंग की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। साथ ही जो यूएपीए होता है उसके तहत लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ यहाँ पर चल रही है। उसके बाद ये तो सारी घटनाएं यह थी कि जो यहाँ पर हुई थी भारत के अंदर जो विस्फोट हुआ उसकी पूरी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुए विस्फोट की, जिसमें उसने सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथियों देखिए हुआ क्या, तो इस्लामाबाद पोर्ट विस्फोट हुआ 11 नवंबर 2025 को। इस्लामाबाद के G11 इलाके में स्थित एक जिला एवं सशस्त्र न्यायालय के बाहर एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। यह बम विस्फोट न्यायालय के द्वार पर एक पुलिस वैन के पास हुआ जब हमलावर भवन में प्रवेश करने में विफल रहा। यानी कि वो पहले चाहता था कि उस कोर्ट रूम के अंदर जाकर विस्फोट करे, लेकिन जब वो अंदर नहीं जा पाया तो एक पुलिस वैन के पास ही वो जो है कि विस्फोट हो गया। और यह कहां पर हुआ, तो इस्लामाबाद के G11 इलाका है वहां पर, वहीं पर यह हुआ। साथियों इस विस्फोट में कम से कम 12 लोग यहाँ पर मारे गए हैं, सुरक्षाकर्मी व नागरिकों सहित 30 से अधिक लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर तुरंत जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट के में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो TTP है, इससे अलग हुआ एक समूह जिसका कि जमात उल अहरार इसका नाम है। यानी कि TTP ग्रुप से एक ग्रुप अलग हुआ जिसका नाम है जमात उल अहरार। इसके हाथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि यह माना जा रहा है कि इसी ने इस विस्फोट को किया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे इसकी जिम्मेदारी अलग अलग जो है कि इसको बताई जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ है। बात करें अब पाकिस्तान के आधिकारिक आरोप की, तो देखिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने भारत पर विस्फोट के योजना बनाने का आरोप लगाया और इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया। देखो भैया पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये तुम समझ लो कि अगर हमको तुमको निपटाना है तो हम लोग इतने सक्षम है कि डायरेक्ट कूट के आ सकते हैं और तुम हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम भी ऑपरेशन सिंदूर में देख लिए हो, तो हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे ऊपर इस तरीके के हमले करने की जिसमें 10-12 लोग और वो भी मासूम जनता मारी जाए।
इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सेना से लड़कर तुमको अच्छे से धो सकते हैं, ऐसा भारत के पास जो है, भारत इसमें सक्षम है। ठीक है, तुम्हारी जैसी कायरतापूर्ण हरकतें भारत कभी नहीं करता है। दूसरी बात यहां पर कि इन्होंने जो दिल्ली में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, उसकी अभी जांच चल रही है। भारत जांच करने के बाद, सबूत मिलने के बाद ही इसको आतंकवादी या फिर पाकिस्तान के किसी भी समूह से जोड़ेगा, जो भी जांच मिलेगी। उससे पहले भारत ने अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं किया है, सिर्फ इसको ब्लास्ट बताया गया है। लेकिन पाकिस्तान के नाकारा जो इनके प्रधानमंत्री हैं, ये सीधे सीधे बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के सीधे सीधे भारत के ऊपर यहां पर कह दिए कि यह जो योजना है ये भारत ने बनाई है। साथियों, यह दावा किए कि भारतीय समर्थन से यह सक्रिय समूह इस आत्मघाती बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार है, और शरीफ सरकार ने आरोप लगाया कि भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए स्लीपर सेल यहां पर सक्रिय कर दिए थे। यानी कि भारत ने जो है वो यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है, मतलब ये खुद आतंकवाद को पाल के रखा है। टीटीपी भारत बनाने गया था तुम्हारे यहाँ। इन सबों को ये ही नहीं पता है, कुछ भी मतलब बस बड़बड़ा देना है आकर। दूसरी बात, इस बीच में पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संकेत दिया कि अफगान तालिबान गुटों को भी इसमें भूमिका हो सकती है, जो आधिकारिक बयानों में आंतरिक भ्रम को दर्शाता है। वहीं इन बयानों का समय समय पर इस्लामाबाद अपने दावों को पुष्ट करने के लिए सार्वजनिक रूप से सत्यापित साक्ष्य और फॉरेंसिक प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया था। यानी कि देखिए, इनके खुद के जो प्रधानमंत्री है वो भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो रक्षा मंत्री है वो अफगानिस्तान के टीटीपी पे यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इन दोनों के खुद के बयान मैच नहीं कर रहे हैं, क्या ही दूसरे के देशों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। अब बात करें, भारत का दृढ़ खंडन हुआ है। भारत के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसको खारिज कर दिया है। और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है हमारे रणधीर जायसवाल, इन्होंने पाकिस्तान के रुख को घरेलू राजनीतिक उथल पुथल से ध्यान भटकाने का उद्देश्य और पुनर्नुमानित चाल जो है कि बताया है कि यानी कि ये लोग सिर्फ अपने यहाँ जो स्थिरता हो रही है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं, और भारत पर झूठा यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। साथियों, इन्होंने कहा क्या? तो इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से पूरी तरह वाकिफ है और इस तरह के जो हताशाजनक भटकाने वाली चालों को से गुमराह नहीं होगा। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के नेतृत्व की विक्षिप्त करार दिया और उस देश के भीतर चल रहे सैन्य प्रेरित संवैधानिक तोड़फोड़ और जो सत्ता हथियाने की कोशिश को छिपाने के लिए एक झूठे यहाँ पर आख्यान गढ़ने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी पूरी पावर उठाकर दी जा रही है आसिम मुनीर को, और ये कानूनी रूप से यहाँ पर तख्ता पलट किया जा रहा है और पूरा पावर जो है कि अब दिया जा रहा है आसिम मुनीर को। तो इसकी वजह से भी जनता जो है भड़क रही है, तो उसको शांत कराने के लिए इस तरीके की चीजें ये लोग कर रहे हैं। खैर, इनके दावों को सभी लोग जानते हैं कि ये कितने सच और कितने झूठ बोलने वाले हैं। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है इस बिंदु पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।